नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो मस्तिष्क रोग है और उसमें आरोग्य वर्धिनी का योगदान है और कैसे हम मस्तिष्क रोगों में आरोग्य वर्धिनी का प्रयोग करते हैं और सफल चिकित्सा प्राप्त होती है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आरोग्य वर्धिनी जो बटी है, ऐसे तो आप सब लोग को मैंने बताया है कि ये आरोग्य को देती है और सार्किट विभाजन अच्छा करती है, लेकिन मज्जा धातु से बना हुआ मस्तिष्क है, उस पे आरोग्य वर्धिनी का क्या रोल है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और अभी आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। इसके लिए मुझे बस 2 मिनट का 1 मिनट टाइम दीजिए, 2 मिनट। हाँ, तो मैं अभी मस्तिष्क रोग और आरोग्य वर्धिनी पे अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। आप सबके सब भारत के सबसे पहले अगर हम लोग मस्तिष्क रोगों पे काम देखते हैं, तो मस्तिष्क के जो भी काम रहता है, तो हम लोगों ने ऐसा देखा है कि प्राणवायु का कार्य रहता है। प्राणो अत्र मूर्धगा कृतन्न देहचारी व्यानः। व्यान वायु जो है वो तो पूरे शरीर में रहता है, वो पूरा देहचारी रहता है, और प्राण वायु जो रहता है वो मूर्धा में रहता है, मस्तिष्क पे रहता है। तो जब भी मस्तिष्क रोग होते हैं, तो अगर हम लोग ऐसे सोचे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्य है वो प्राणवायु के हैं मेन, खासकर जितने सेंस ऑर्गन्स के काम है, ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। व्यान वायु के जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक तरह से हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा ही होता है ऐसा नहीं, एक तरह से सोच सकते हैं। तो व्यान वायु जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। पूरे शरीर का जो भी नर्वस कंडक्शन है या जो भी क्रियाएं हैं वो व्यान वायु से होता है, या ब्लड सर्कुलेशन है, सब व्यान वायु से होता है। और प्राण वायु जो रहता है वो अपने सेंस ऑर्गन और ब्रेन के सारे फंक्शंस को करता है। मस्तिष्क में अगर हम लोग देखेंगे तो तर्पक कफ रहता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया कि पित्त के प्रकारों में कोई पित्त जो है वो मस्तिष्क में रहता है, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। हाँ, आलोचक पित्त के बारे में बताया कि आंखों में रहता है, अपने चक्षु में आलोचक पित्त रहता है, ऐसा बताया गया है। दूसरा क्या है कि मस्तिष्क अगर हम लोग देखेंगे तो यह मज्जा घटित अवयव है, ये आप लोग को मालूम है। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि मस्तिष्क मस्तिष्क ये मज्जा घटित अवयव है, और ये स्नेह में है, स्नेह में और मेद युक्त रहता है, और इसमें रस धातु का प्रीणन करने
रस धातु का प्रीणन होता है, तो रस धातु का सर्वकाल में उपस्थिति रहती है मस्तिष्क में। मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ, मेरे जमदग्नि सर का फोन आ रहा है, मैं आपको कॉल करता हूँ सभी लोग, 2 मिनट रुकिए। सॉरी, वो मेरे सर का फोन आया था, मेरे पापा के बारे में पूछ रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो क्योंकि सर का दवाई कुछ पापा के लिए चल रहा है, तो उसका वो फॉलोअप ले रहे थे, फिर सर के पास टाइम नहीं रहता है। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि रस धातु जो रहता है वो मस्तिष्क में प्रीणन का कार्य करता है, ये आप लोगों को सबको मालूम है, तो इसलिए उसकी उपस्थिति जो रहती है हर टाइम रहती है। दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा है कि शुक्र धातु जो है वो सर्व शरीर व्यापी रहता है ना। तो यहाँ पे हमें शुक्र धातु का भी विचार करना चाहिए मस्तिष्क रोगों में। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो मस्तिष्क रोगों में हमें कुछ कफ के गुण देखने चाहिए। जैसे तर्पक कफ जो है ना, उसके गुणों में अगर हम लोग देखते हैं तो कफ के गुण पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो शीत गुण, गुरु गुण, स्निग्ध गुण और मंद गुण, इसके वृद्धि क्षय से जो लक्षण निर्माण होते हैं उसमें या तो शीत गुण बढ़ जाएगा, गुरु गुण बढ़ेगा, स्निग्ध गुण बढ़ेगा, मंद गुण बढ़ेगा, या फिर क्षय होगा। तो इससे आरोग्य वर्धनी का हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या फायदा हो रहा है। यहाँ पे सारा जो भी तर्पक कफ है मस्तिष्क रोगों में, मस्तिष्क में, तो यहाँ पे सारा कफ का ही सिम्टम हमें दिखता है। आरोग्य वर्धनी वटी जो है वह कफ का नाशन करता है। इस तरह से जब हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं आरोग्यवर्धनी और मस्तिष्क रोगों में, तो क्या फायदा होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर शीत गुण की वृद्धि हो गई, तर्पक कफ के अंतर्गत शीत गुण की वृद्धि हो गई, तो जो सिर है हमारा वो शीत स्पर्शी लगता है, ठंडा लगता है, रोगी को ठंडी लगती है, और उसको ठंडा पानी या ठंडा हवा से अनुपशय मिलता है, उसको उष्ण उपक्रम से उपशय मिलता है, अच्छा लगता है। सिर जकड़ा हुआ, शिरो गौरव, शिरो जाड्यता ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे जब लक्षण आते हैं कि सिर में उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आरोग्य वर्धनी का उपयोग बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से अगर गुरु गुण बढ़ गए कफ का, तो सिर में हैवीनेस लगेगा, शिरो गौरव बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आरोग्य वर्धनी लघु गुणात्मक है, सारे घटक द्रव्यों की वजह से लघु गुणात्मक हो जाती है, तो गुरु गुण को कम कर देता है। तो जब भी हेडेक हो या सिर में बहुत ज्यादा भारीपन हो, तो आरोग्य वर्धनी वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। मैं जो बता रहा हूँ, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। जो भी चीज मेरा समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कृपया मुझे रोक के मुझे पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा। अगर कफ का स्निग्ध गुण बढ़ गया है, तर्पक कफ जो मस्तिष्क में है उसका अगर स्निग्ध गुण बढ़ गया है, तो मस्तिष्क में क्लेद की संचिति होने लगती है, सिर में अधिक स्वेद प्रवृत्ति होने लगती है। अगर सिर में हम तेल लगाते हैं तो नाक से पानी आने लगता है, नासास्राव होता है, और तेल की मात्रा कम लगने लगती है। अगर स्निग्ध गुण बढ़ गया, ऑटोमेटिकली तर्पक कफ में स्निग्ध गुण बढ़ गया, तो रुक्ष गुण की वृद्धि के लिए आरोग्य वर्धनी बट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त रहती है। उसके बाद में मंद गुण की वृद्धि अगर हो गई कफ के, क्योंकि कफ में शीत गुण है,
गुरु गुण है, स्निग्ध गुण है, मंद गुण। अगर मंद गुण हो गई तो रस रक्त की गति मंद होने से स्त्रोतोरोध हो जाता है, मतलब रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अगर सिर को हिलाते हैं कोई भी पेशेंट तो भ्रम की प्रतीति होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंद गुण बढ़ गए, स्त्रोतोरोध हो गए, तो भ्रम मतलब चक्कर आने लगता है। थोड़ा भी सिर को ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे हिलाएंगे ना तो भ्रम की प्रतीति होती है। उसमें उष्ण उपचार से उपशम मिलता है, या तो हम सिर को गर्म कपड़े से ढक लेते हैं, या फिर सिर में कुछ पहन लेते हैं, मफलर वगैरह पहन लेते हैं। उष्ण उपचार से उपशय मिलता है। और छींक जब आती है तो मंद गुण की जो है ऑपोजिट छींक, जब मतलब वहां से चल गुण बढ़ता है तो छींक आने से पेशेंट को अच्छा लगता है। ऐसे में आरोग्य वर्धनी बट्टी है वो तीक्ष्ण अनुपान के साथ देना चाहिए, जैसे पंचकोल का क्वाथ या त्रिकटु का क्वाथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैंने अपने तरफ से बताने का कोशिश किया कि मस्तिष्क रोग तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन तर्पक कफ से को रिलेट करके अगर हमने शीत गुण, गुरु गुण, स्निग्ध गुण और मंद गुण के बारे में सोचा तो आरोग्यवर्धिनी बट्टी है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसको 2 से 6 गुंजा तक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और प्राण काल मतलब रसायन काल जो रहता है सुबह का, रसायन ब्रह्म मुहूर्त में देने से फायदा होता है। जैसा व्याधि उस हिसाब से देना पड़ता है। या व्यानोदान काल, या फिर रात में निशा काल, या अन्न काल। अन्न काल मतलब समान वही पे जब 2 ग्रास खा लिया उसके बाद खा लिया, ऐसे जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर शिरो रोग अब हम देखते हैं, मस्तिष्क रोग हो गए, शिरो रोग जो रहते हैं आरोग्यवर्धनी बहुत अच्छा फायदा करती है। तो शिरो रोग के बारे में 11 प्रकार के शिरो रोग अपने ग्रंथों में बताए हैं। जो वात शिरो रोग होता है, पित्त शिरो रोग, कफ शिरो रोग, त्रिदोष शिरो रोग, कृमि शिरो रोग, रक्त शिरो रोग, क्षय शिरो रोग, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाव भेदक और शंकक, ये टोटल 11 टाइप के शिरो रोग हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। इनमें से अगर हम लोग देखें तो कफज टाइप का जो शिरो रोग है, क्रिमिज टाइप का जो शिरो रोग है और रक्तज टाइप का जो शिरो रोग है, उसमें आरोग्य वर्धनी का 100% फायदा होता है। ऐसा वृद्ध वैद्य लोगों का उपदेश है, आप्त वचन है। कभी भी याद रखिए, कफज टाइप का जो शिरो रोग है, क्रिमिज टाइप का और रक्तज टाइप का शिरो रोग में बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इसी को मैं इलेबोरेट करूंगा। कफज शिरो रोग जब रहती है, कफ से आवृत हुआ दोष है, मस्तिष्क है, तो उसमें सिर में अल्प अल्प मंद रुजा होती है, सुप्ति होता है, ऐसे नमनेस रहता है सिर में गीलापन लगता है, स्थैमित्य रहता है, सिर भारी भारी लगता है, गुरुता रहती है, तंद्रा रहती है, ड्रॉजीनेस रहता है। कफज शिरोरोग में आलस्य रहता है, कफज शिरोरोग में अरोचक रहता है। तब इन लक्षणों में आरोग्यवर्धनी का उपयोग करना चाहिए। मात्रा अगर देखें तो 2 से 6 गुंजा तक रहती है। और ये अनन्न काल में, मतलब जब नहीं अन्न खाए तब खाना चाहिए। और अधोभक्त मतलब खाने के तुरंत बाद, इमीडिएटली खाने के बाद इसको सेवन करना चाहिए कफज शिरोरोग में। और अनुपान है तगर मूल का क्वाथ। तगर जो है वो मस्तिष्क रोग के लिए सबसे बेस्ट है, मतलब मस्तिष्क की जितनी भी बीमारियां है। और तगर को संज्ञा स्थापन गण में भी बताया। और जो धनिया है, धनिया और त्रिकटु का क्वाथ के साथ कफज शिरोरोग में आरोग्यवर्धनी बट्टी को देने से फायदा होता है। इसी तरह से कृमित शिरो रोग जब रहते हैं, जब बहुत हेडेक हो रहा है, हमने सब तरह का उपचार कर लिया लेकिन वहां पे कृमित शिरो रोग है, वो सर दर्द हो रहा है या कृमि जन्य है, तो उसमें बहुत ज्यादा दुष्ट क्लेद रहता है, उसमें कफ रहता है, रक्त रहता है बहुत ज्यादा, तो इसमें आरोग्यवर्धनी श्रेष्ठ उपयोगी रहता है। तो इसमें कृमित शिरो रोग में क्या रहता है, व्यधनवत वेदना, मतलब कोई चीज व्यधन कर रहे हैं, कुछ चीज घुसा रहे हैं, ऐसा वेदना होती है। व्यधन ऐसे जैसे भाले का होता है वैसा, छेदन छेदने जैसा, कंडू होती है, शोथ होता है, दुर्गंधयुक्त पुस्त्राव हो रहा है, दुर्गंधयुक्त श्वास होता है। ऐसे जो शिरो रोग रहते हैं वहां पे कहीं ना कहीं पस है और कृमि है। ऐसे में जब हम आरोग्यवर्धनी बट्टी को देते हैं विडंगा रेस्ट के साथ, खदीरा रेस्ट के साथ, और रात में निशा काल में या अनन्न काल में, अनन्न काल मतलब भूखे पेट देते हैं 4 से 8 गुंजा की मात्रा में, तो कृमि शिरो रोग जड़ से निकल जाता है। इतना बढ़िया ये आरोग्यवर्धनी काम करता है। इसी तरह से एक होता है रक्त शिरो रोग, जिसमें शिरो विदा होता है,
तो इसको हो गया तो यहाँ पे रक्त का शमन मतलब रक्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण जो पित्त के वजह से आ गए, तो उसमें पित्त शामक अरविंदासव जो कमल से बनाया हुआ है, अरविंदासव का अनुपान के साथ देते हैं। आदि घृत, सारे शीत विद्यात्मक घृत और आसवरिश देते हैं। दुर्वादी घृत, इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से समान काल में इसको देना चाहिए, अपान काल में देना चाहिए, मतलब खाने के पहले देना चाहिए, समान काल मतलब खाने के साथ में देना चाहिए, और व्यान काल खाना खाने के बाद देना चाहिए, व्यानोदान काल। आरोग्यवर्धिनी वटी है वो हृदय है, हृदय को बल देने वाला है, और हृदय की तो इस पर हम लोग हृदय रोग और आरोग्यवर्धिनी ये हम लोग कल बात करेंगे। आप लोग को अभी अगर बाकी मैं अपना सेशन बंद करूंगा, किसी को कुछ बोलना है क्या? अगर नहीं बोलना है तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मस्तिष्क रोग और आरोग्यवर्धिनी इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। कफज शिरोरोग, रक्तज शिरोरोग, कृमि शिरोरोग में बहुत अच्छा काम होता है। और बाकी मस्तिष्क रोग में जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें आरोग्यवर्धिनी का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो मैं अपना सेशन बंद करता हूँ, फिर हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी का सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू।